नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यदि आपका टारगेट NTA NET JRF सेट है तो इस चैनल के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी होगी। साथ ही PhD एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए इस चैनल पर आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस प्रश्न पत्र मिलेंगे और इसके अलावा जो है विषय बार जो सिलेक्टेड पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, उसके अनुसार आपको अध्ययन करवाया जाएगा विस्तार पूर्वक। आज हम देख लेते हैं प्रयोगवाद। इससे पहले हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, रहस्यवादी युग और प्रगतिवादी युग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हमारा इस वीडियो में लक्ष्य है हम प्रयोगवाद और नई कविता को पूरा करें। तो चलिए देखते हैं प्रयोगवाद में क्या दिया गया है। 1943 से 1950 इसमें समय बताया गया है। सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय के नेतृत्व में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवाद कहलाई। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी से शुरू हो गया था। इसके प्रवर्तक जो प्रयोगवाद हैं, इसके प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय हैं। इनको हम संक्षिप्त में साहिबा बोलते हैं। इन्होंने एक आंदोलनकारी लहर उठाई जो प्रयोगवाद नाम कहलाया। और देखिए, इसकी प्रयोगवाद की भूमिका में अज्ञेय ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं, जो वाक्य लिखा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अज्ञेय ने कहा है, किसकी भूमिका में लिखा? प्रयोगवाद की भूमिका में। क्या लिखा है? ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी है। ये पेपर में अक्सर ही ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसने लिखी या किसकी भूमिका में लिखी है, तो हमें याद रखना है। इस प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप में अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव है, जिसमें नंबर 1 है प्रतीकवाद या बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद मुख्य है। दोस्तों, हमें याद रखना है कि प्रयोगवादी जो विचारधारा है तो उसमें यूरोप की जो काव्य संप्रदाय हैं उनका बहुत अधिक प्रभाव है, पड़ा है। प्रभाव पड़ा किस पर? प्रयोगवाद पर। किन किन संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है? तो नंबर 1 है प्रतीकवाद या बिंबवाद, ये हमें याद रखना है। अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और फ्रायडवाद, इन 4 वादों से प्रयोगवाद जो है प्रभावित रहा। अब हम देख लेते हैं कि प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही। यहाँ प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हैं, तो आप इनको विशेषताएं मानिए। तो प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी रही हैं, ये हमें याद रखना जरूरी है। नंबर 1 है घोर व्यक्तिवाद। तो घोर व्यक्तिवाद में क्या रहा? प्रयोगवाद में नई कविता का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन है। वस्तुतः इन कविताओं में व्यष्टिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। देखिए, घोर व्यक्तिवाद के अंतर्गत क्या दिया गया है? निजी मान्यताओं और विचारधाराओं और अनुभूतियों को जो है प्रकाशित किया या इनको बाहर लाए। जो कविताओं में व्यष्टिवाद है, फैलाव है, उसकी अभिव्यक्ति अधिक की गई है। दूसरा है दूषित वृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण। प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता या प्रवृत्ति है कि जो दूषित वृत्तियाँ थीं, जो गलत विचारधाराएं थीं, उनका हूबहू जैसी थी वैसे ही उनका कविताओं रचनाओं में चित्रण किया है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं दूषित वृत्तियों का यथार्थ एवं नग्न रूप में चित्रण। तो इसमें क्या दिया है? जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक एवं अस्वस्थ समझा जाता था,
उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवाद कविता में मिलता है। कहने का अर्थ है कि जिन वृत्तियों, जिन आदतों का, जिन संस्कृतियों को भारतीय युग, द्विवेदी युग या इससे पहले इसे अश्लील, असामाजिक या गलत माना जाता था, कहीं ना कहीं प्रयोगवादी कविता में इसका भरपूर प्रयोग हुआ है और रचनाओं में उन्हें स्थान दिया गया। तीसरा है निराशावादिता। इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में ही जीना चाहते थे। चौथी प्रवृत्ति है बौद्धिकता एवं रूखापन। तो इस युग की कविताएं जो हैं, इस युग की कविताएं हृदय की ना होकर मस्तिष्क की देन है, इसलिए भी नीरस है। शायद चिरस्थायी साहित्य संपदा भी ना हो। इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित होती है। इनका दावा है कि भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव न डालें, किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। तो यहाँ पर प्रयोगवाद में देखिए, बौद्धिकता एवं रूखापन, इसका मतलब है कि प्रयोगवादी कविताओं में कहीं ना कहीं बुद्धि का अधिक प्रयोग किया गया, जो है दिमाग का ही प्रयोग हुआ, बुद्धि का ही प्रयोग हुआ रचनाओं में। कहीं ना कहीं मन से, हृदय से, आत्मीयता, अपनापन, इन सब चीज़ों का अभाव रहा है। विचार परक रचनाएं अधिक लिखी गई। ये कविताएं जो है हृदय पर प्रभाव ना डालें, यानी कि किसी को मन को प्रभावित ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दिमाग में या उनकी बुद्धि पर इसका असर जरूर पड़ेगा। पांचवी प्रवृत्ति हम देख लेते हैं, साधारण विषयों पर लेखन। तो प्रयोगवादी कविता में जो है इन नए कवियों ने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, साइकिल, कुत्ता, होटल, दाल, नॉन, तेल, लकड़ी, ब्लेड आदि को लेकर कविताएं रची हैं। कहने का अर्थ है कि बड़े बड़े मुद्दों पर इन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं। जो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक या बेकार सी चीज़ें हैं, इन्हें हम बेकार ही कहेंगे। चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, कुत्ता, होटल, दाल, नॉन, तेल, मतलब जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, उनको लेकर के कविताएं अधिक लिखी गई। छठवां नंबर है व्यंग एवं कटूक्ति। आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग किए हैं, पर उनमें गंभीरता का अभाव है, अतः वे व्यंग कटूक्ति बनकर रह गए हैं। प्रयोगवादी रचनाओं में व्यंग यानी कि हंसी मजाक, कटूक्ति मतलब कटु प्लस उक्ति यानी कि कड़वे विचार। तो इसमें प्रयोगवादी कविता में जो है विभिन्न पहलुओं पर व्यंग किए, उन पर तीखा व्यंग किया, कटाक्ष किए हैं, और उनमें गंभीरता का अभाव। कहीं ना कहीं वो गंभीरता, वो एक साहित्यकार में जो अथाह गंभीर और उनका जो साहित्य भाव परिलक्षित होता है, उसकी कमी रही। और ये व्यंग जो है कटु उक्ति बनकर रह गए, यानी कि कड़वे वचन बनकर रह गए। कटु उक्ति को हम यहाँ कड़वे वचन भी बोले, या कड़वे वचन ही इसको हम कहेंगे। सातवां है असंबद्ध प्रलाप। फ्रायडवादी प्रवृत्ति के अनुसार उद्गारों का प्रभाव ग्रहण कर उन्मुक्त साहचर्य की पद्धति अपनाकर नई कविता में उसका प्रयोग किया। इसमें देखिए प्रयोगवाद में फ्रायड की प्रवृत्ति के अनुसार जो है उद्गारों का जो हमारे अंदर भाव थे उन्हें बाहर निकालने का प्रभाव ग्रहण किया। उन्मुक्त सहचार्य जो है मेल मिलाप, घूमने का जो है हमारा जो प्रयोगवादी कवि हैं उनका सहचार, मेल मिलाप, उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र रहा। इस पद्धति को अपनाकर उन्होंने प्रयोगवादी कवियों ने कविताएं लिखी। आठवां है शैली। नए बिंब, प्रतिमान, उपमान, मुक्त छंद और नई शब्दावली का प्रयोग, बेढंगी उपमाओं, अनगढ़ शब्दों, असमद्ध पदों और अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग किया। तो इसमें बताया है कि प्रयोगवादी कवियों ने नए बिंबों का प्रयोग किया,
प्रतिमान नए थे, उपमान मुक्त छंद था, नई शब्दावली का प्रयोग किया, बेढंगी उपमाएं यानी कि उपमा या उदाहरण ऐसे दिए जो बेढंगे थे, बेतुके थे, अनगढ़ शब्द ऐसे शब्द लिखे जिनका मतलब पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ है, असमर्थ पदों यानी पदों का कोई मेल नहीं था, और अनुपयुक्त विशेषणों विशेषण ऐसे प्रयोग किए जो प्रयोग के लायक ही नहीं थे, यानी कि अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग किया। ये प्रयोगवाद की जो है प्रवृत्तियां हैं, तो ये आपको याद करनी है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हम इन्हें विशेषताएं भी कहेंगे। ये विशेषताएं हैं प्रयोगवाद के। देखिए, प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही चीज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं तो ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, और आपको ये इनकी प्रयोगवाद की विशेषताएं विशेष रूप से याद रखनी है। प्रवृत्तियां विशेषताएं कुछ भी कह लें। प्रयोगवाद के कवि कौन से थे और उनकी रचना कौन सी थी, तो हम यहाँ विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। सन 1943 में, अब देखो प्रयोगवाद का आरंभ जो है 1943 ईस्वी है, ये हमें याद रखना है। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया, फिर 1951 में दूसरा तार सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक का संपादन किया। और जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो तार 43 में जो पहला प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ, तो कभी भी आप लोग उसमें पहला प्रथम फर्स्ट ये शब्द नहीं लगाने हैं, सिर्फ हम उसको तार सप्तक ही बोलेंगे। ये पेपर में अक्सर ही ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है। तो 1943 में तार सप्तक का संपादन हुआ, 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक और 1979 में चौथा सप्तक जो है प्रकाशित हुआ। प्रथम तार सप्तक के कवि थे, कौन कौन से कवि थे? नंबर 1 आगे नेमिचंद्र चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध तीसरे हैं। चौथे कवि थे भारत भूषण, पांचवें कवि प्रभाकर माचवे, छठवें कवि गिरजा कुमार माथुर और सातवें रामविलास शर्मा। देखिए, हमें प्रथम तार सप्तक है, इसके हमें कवियों को याद रखना अनिवार्य है। तो हम कैसे इन्हें याद रखेंगे? एक हमें इनका कहीं ना कहीं छोटी सी जो ट्रिक है या छोटा सा वाक्य बना लेना है। तो जैसे मैंने याद किया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी उसी प्रकार से याद करिए, कोई कठिन नहीं है, एक वाक्य ही है पूरा। प्रथम जो तार सप्तक है, पहला तार सप्तक है 1943 में जो प्रकाशित हुआ, उसके कवियों की ट्रैक प्रभा नेंग आ गिरा, ऐसे आपको याद करना है। क्या? प्रभा नेंग आ गिरा। तो प्रा से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभा हो गया। नेंग ने से नेमिचंद्र जैन, नेंग गा से गिरजा कुमार माथुर। ऐसे हमें पूरा याद कर लेना है। तो अपना वाक्य जो है प्रभा नेंग आ गिरा। अब हम दूसरा तार सप्तक देखते हैं, जिसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। इसके कवि कौन कौन से थे? भवानी प्रसाद मिश्र नंबर 1, नंबर 2 धर्मवीर भारती, नंबर 3 शकुंतला माथुर, नंबर 4 हरिनारायण व्यास, नंबर 5 रघुवीर सहाय, नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। तो ये हमें जो है इन्हें भी याद रखना है। अब हम देख लेते हैं तीसरे सप्तक के कवि। तो तीसरे सप्तक के थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये तीसरे सप्तक के जो है कवि थे। नलिन बुलोचन शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, धूमिल स्नेहमयी चौधरी, कैलाश वाजपेयी आदि भी प्रयोगवाद के अन्य प्रसिद्ध कवि रहे, हमें याद रखना है। अब प्रमुख जो प्रयोगवादी कवि हैं और रचनाएं हैं, तो वह हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 है आगे, इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, इत्यालम, इंद्रधनुष, ये रौंदे हुए,
दूसरे हैं धर्मवीर भारती, इनकी है अंधायुग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सर्वश्री दयाल सक्सेना की बांस के पुल, एक सुनी नाव और काठ की घंटियाँ। मुक्तिबोध है चांद का मोह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण, और भारत भूषण अग्रवाल, ओ प्रस्तुत मन। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। नरेश मेहता की संशय की एक रात और वन पाखी। तो ये प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम देख लेते हैं नई कविता, जिसका समय है 1950 से अब तक माना गया है। नई कविता के अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अनंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिन्हें नए भावबोध, नए मूल्यों, नूतन शिल्प विधान को अन्वेषित तथा स्थापित किया गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नई कविता में जो है क्या दिया गया है। नए भावबोध जो है रचनाओं में नई भाव, नए विचार से आम जन को अवगत कराया गया। नए मूल्य जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे मूल्य थे, आधारभूत मूल्य होते हैं जो, तो नए मूल्यों को अपनाया गया। और नूतन शिल्प विधान, कहीं ना कहीं रचनाओं में जो है लेखन शैली और नए नए विधानों को प्रयोग में लाया गया। कविता अपनी वस्तु, छवि तथा रूपायन में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की विकासान्वित होकर भी अपने को सर्वथा विशिष्ट एवं असामान्य है। यहाँ पर ये बताया गया है कि नई कविता अपनी वस्तु, छवि एवं रूपायन, जो उसकी लेखन छवि थी और जो लेखन कार्य था, वो पूर्ववर्ती मतलब पहले की जो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की ही विकास की गति को लेकर के सर्वथा विशिष्ट और असामान्य रही। यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से अलग और हटकर रही। नई कविता में आज की क्षणवादी लघु मानववादी जीवन दृष्टि के प्रति नकार, निषेध और अपितु स्वीकार सहमति के साथ जीवन को पूर्णतया स्वीकार करके उसके भोगने की आकांक्षा है। नई कविता क्षणों की अनुभूतियों में अपनी आस्था प्रकट करती है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं नई कविता की विशेषताएं ही बताई गई हैं, उसके भाव, उसके गुणों को यहाँ बताया गया है। इसके अलावा नई कविता क्षणों की अनुभूतियों की अपनी आस्था प्रकट करती है, जो कि समस्त जीवनानुभूतियों के लिए अवरोध न बनकर सहायक होते हैं। नई कविता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है, जिसका तात्पर्य है सामान्य मनुष्य की अपेक्षित समूची संवेदनाओं और मानसिकता की खोज की प्रतिष्ठा करना। नई कविता जो है कोई वाद नहीं है, उसमें सर्व महान विशिष्ट कस्य की व्यापकता है, सृष्टि की उन्मुक्तता है। नई कविता के दो प्रमुख घटक हैं। नंबर 1 है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि की यथार्थवादी दृष्टि। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि नई कविता जो है क्षणवादी है, क्षणिक है, लघु मानववादी है, यानी कि जो निम्न मनुष्य थे उनको भी कहीं ना कहीं नई कविता में स्थान दिया गया। इसके अलावा जीवन को पूर्णतः स्वीकार करके उसको भोगने की आकांक्षा नई कविता में दिखाई देती है। तो जीवन की जो अनुभूतियां हैं, जो पल हैं जीवन के, उसको भरपूर अपने आनंदमयी क्षणों के साथ जीना नई कविता की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा नई कविता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है, मनुष्य की अपेक्षित और जो समूची संवेदनाओं और मानसिकताओं की खोज की प्रतिष्ठा करती है। कहीं ना कहीं नई कविता में जो आम जन की संवेदनाएं थीं, उनकी भावनाएं थीं, उनके जो अच्छे बुरे विचार थे, जो उनकी मानसिकता थी, जो मना स्थिति थी, वो नई कविता में उसको बताया गया है, उसको लिखा गया है। या मानसिकता की
मनुष्य की जो समूची संवेदना और मानसिकता की खोज की प्रतिष्ठा की गई है, मतलब नई कविता में उनको स्थान दिया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं नई कविता में उन्मुक्त और स्वतंत्र जीवन की आकांक्षा को स्थान दिया गया है। इसके प्रमुख दो घटक रहे नई कविता के, दो प्रमुख जो है तत्व रहे स्थान नई कविता में दिया गया। इनको अनुभूति की सच्चाई को और बुद्धि की यथार्थवादता को, जो हम रियल में जो अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे साथ घटित हो रहा है, जो हमारी मन स्थिति है और जो हमारी मानसिकता है, जो बुद्धि हमारी सोचती है, वह उन सभी को नई कविता में स्थान दिया गया। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है, ये भी यहाँ पर बताया है। आंतरिक और मार्मिक के कारण नई कविता में जीवन के अति साधारण संदर्भ अथवा क्रियाकलाप नूतन अर्थ तथा छवि पा लेते हैं। नई कविता में क्षणों की अनुभूति को लेकर अनेकानेक मार्मिक एवं विचारोत्तक कविता लिखी गई, जो अपने आकार के बावजूद प्रभावोत्पादकता के में अत्यंत तीव्र एवं सघन है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश की जीवनानुभूतियों से सशंकित है। कहीं ना कहीं देखिए नई कविता में जो है अपने परिवेश जो वातावरण है उसकी जीवनानुभूतियों, जो उसका यथार्थ चित्रण है, वह नई कविता में संचयन या उसको वैसा ही उसका चित्रण किया गया है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हम देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं? तो नंबर 1 है कुंठा, संतरास, मृत्युबोध। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संतरास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान रही है। कुंठा वही मानसिक जो कुंठाएं हैं, जो बुरे गलत विचार हैं, जो चिंताएं हैं। संतरास का मतलब होता है चिंताएं। मृत्युबोध यानी कि कहीं ना कहीं यथार्थ से सच्चाई से अवगत रहना कि एक न एक दिन जो जीवन है ये नाश्वर है। तो इन सभी का जो है नई कविता में पहचान मिली और स्थान दिया गया। दूसरा है बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की, जिससे नई कविता में बिंबों को स्थान दिया गया। तीसरा है व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई। चौथा है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। पांचवा है प्रयोगों में नवीनता। नए नए भावों को, नए नए शिल्प विधानों को प्रस्तुत किया गया। छठवां है क्षणवाद को महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया। सातवां है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। तो मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण नई कविता में किया गया। अब हम देख लेते हैं नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई। प्रगतिवाद को लोक जीवन एक आंदोलन के रूप में आया। प्रयोगवाद में वह कट गया, परंतु संप्रकृति नई कविता की एक प्रमुख विशेषता बन गई। नई कविता में शिल्प को भी लोक जीवन के प्रभावित किया। उसने लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों तथा उपमानों को चुनकर संवेदनाओं का सजीवता को द्विगुणित किया। नई कविता अपनी अंतर्लय, बिंबात्मकता, नवीन प्रतीक योजना, नए विशेषणों के प्रयोग, नव उपमान संघटन के कारण प्रयोगवाद से अपना पृथक अस्तित्व भी सिद्ध करती है। प्रयोगवाद बोझिल शब्दावली को लेकर चलता है, परंतु नई कविता में प्रगतिवाद की तरह विशेष क्षेत्रों के विशिष्ट संदर्भ के लिए
ही लोक शब्द नहीं लिए, परंतु समस्त प्रकार के प्रसंगों के लिए लोक शब्दों का चयन किया। नई कविता की भाषा में एक खुलापन और ताजगी है। कहने का अर्थ है कि जो प्रयोगवाद है उसमें जो कठिन शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया, बोझिल शब्दावली को लेकर चला। वही है कि जो कठिन शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया। प्रगतिवाद में विशेष तरह के विशिष्ट संदर्भ के लिए लोक शब्द प्रयोग नहीं। प्रगतिवाद जो है उसमें जो लोक शब्द यानी कि मतलब जो आम जन की भाषा थी, जो बोलियां थी, उनका प्रयोग नहीं हुआ। जबकि नई कविता में जो है लोक शब्दों का जो हमारी बोलियां थी, क्षेत्रीय बोलियां थी, कहीं ना कहीं उनका प्रयोग हुआ। भाषा में, नई कविता की भाषा में एक खुलापन था और एक ताजगी थी। निष्कर्षतः है नई कविता मानव मूल्यों एवं संवेदनाओं की नूतन तलाश की कविता थी। नई कविता की विशेषताएं हो गई। अब हम देख लेते हैं नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो नई कविता के प्रमुख कवि में अज्ञेय के अनुभव क्षेत्र तथा परिवेश में ग्राम एवं नगर दोनों ही समाहित है। शहरी परिवेश के साथ जुड़ने वाले रचनाकारों में बालकृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, डॉक्टर धम्बी भारती, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विजयदेव नारायण शाही, रघुवीर शाह आदि कवि आते हैं। परंतु भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे सृजनकर्ता हैं जिन्होंने मुख्यतः ग्रामीण संस्कारों को अभिव्यक्ति दी है। दोस्तों, ये कवि जो है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता तीनों में ही विद्यमान है। तो इसके अलावा और भी जो नई कविताओं के कवि हैं वो दिए गए हैं। तो हमें जो नई कविता की मुख्य रूप से विशेषताएं हैं, कवि हैं, उनको याद रखना है। नई कविता की क्या विशेषताएं रहीं, क्या उनकी लक्षण रहे, ये भी हमें याद रखना है, उसका समय। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जो भी आपकी क्यूरीज हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। लाइक करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।